Two parties and series of allegations. What has followed? An exchange of public responses. The Adani Hindenburg saga has escalated, with both sides putting ahead their views. Udayan, the biggest question in the minds of people watching at this time is, when does this sharp and dramatic fall in the Adani counters really stop? Everybody thought a couple of days ago when the FPO got subscribed that this would be the bottom and potentially things could stabilize here. That didn't happen. The stocks have continued to fall. How long does this go on for there? हाय, पिछले कुछ दिनों से हर जगह सिर्फ दो ही न्यूज चल रही हैं, बजट और अदानी। माने या न माने, इन्होंने आज एक आम आदमी से लेके रिच इन्वेस्टर्स सभी को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में काफी अफेक्ट किया है। बजट का रंग तो शायद उतर भी गया हो, लेकिन अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज पे मार्केट में अभी भी लाल रंग बना हुआ है। अदानी और हिंडनबर्ग के बीच 500 से भी ज्यादा पेजेस के डॉक्यूमेंट्स का एक्सचेंज और $107 बिलियन रुपीस के मार्केट कैप वाइप आउट के बावजूद अदानी स्टॉक्स में जो हो रहा है वो इन्वेस्टर्स के लिए डाइजेस्ट कर पाना मुश्किल हो रहा है। इसलिए इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आखिर अदानी स्टॉक्स में हो रहे करेक्शन, उनके प्लान्ड एफपीओ का कैंसिल होना और ओवरऑल नेगेटिव सेंटिमेंट के चलते इन्वेस्टर्स और मार्केट पे इसका क्या इंपैक्ट आएगा। उससे पहले चलिए रिकैप करते हैं अदानी हिंडनबर्ग सागा किस तरह से अनफोल्ड हुआ है। गौतम अदानी लेड अदानी ग्रुप, जिसके स्टॉक्स पिछले 3 साल से इंडियन मार्केट्स को ऊपर ड्राइव कर रहे थे, आज वही स्टॉक्स मार्केट ओपन होते ही लोअर सर्किट में लॉक हो जाते हैं। और ये सब हुआ है सिर्फ एक हफ्ते के अंदर। अदानी के लिए मुश्किलें शुरू हुई 25 जनवरी 2023 को, जब यूएस बेस्ड शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च ने उनके ऊपर मिस गवर्नेंस, स्टॉक मैनिपुलेशन और हाई डेट एंड वैल्यूएशंस को लेकर नेगेटिव रिपोर्ट पब्लिश की। और इसी के साथ मार्केट में स्टार्ट हुआ ब्लड बाथ, जो आज तक रुका नहीं है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि हिंडनबर्ग ने यह रिपोर्ट जारी तब की जब अदानी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अदानी एंटरप्राइजेस का मच अवेटेड एफपीओ जस्ट ओपन होने वाला था। और इस एफपीओ के लिए अदानी ने ऑलरेडी लगभग 6,000 करोड़ रुपीस एंकर इन्वेस्टर्स से रेज कर लिए थे। अपने 2 साल की रिसर्च को साइट करते हुए हिंडनबर्ग ने अपनी 32,000 वर्ड्स की रिपोर्ट में अदानी ग्रुप पे कई तरह के फ्रॉड्स, अकाउंटिंग इरेगुलरिटीज और शेयर्स को प्लेज करके आर्टिफिशियली स्टॉक प्राइस को इन्फ्लेट करने का भी आरोप लगाया है। साथ ही अदानी ग्रुप कंपनीज के हाई डेट और क्वेश्चनेबल फंडामेंटल्स पर भी उन्होंने लाइट डाली है। इसके अलावा हिंडनबर्ग रिसर्च ने यूएस में ट्रेड हो रहे अदानी बॉन्ड्स और नॉन इंडियन डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के खिलाफ शॉर्ट पोजीशंस ली हुई हैं। और फिर इन एलिगेशंस के सामने अदानी ग्रुप को रिस्पॉन्ड तो करना ही था। 29 जनवरी को अदानी ग्रुप ने अपने 413 पेज के डॉसियर में हिंडनबर्ग के इल्जामों का स्ट्रॉन्ग वर्ड्स में क्लैरिफिकेशन दिया और कहा कि ये सिर्फ उन पर ही नहीं, इंडिया के ऊपर भी एक कैलकुलेटेड अटैक है। जिसके जवाब में हिंडनबर्ग ने अदानी ग्रुप के चार्जेस को डिसमिस करते हुए कहा कि फ्रॉड को नेशनलिज्म के ब्रश से मिटाया नहीं जा सकता। हिंडनबर्ग अपनी रिपोर्ट पे डटा रहा और उधर अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज का नेवर एंडिंग फॉल जारी रहा। इस मैसिव ड्रैग की वजह से एक टाइम पे दुनिया का 3rd रिचेस्ट आदमी आज केवल एक हफ्ते में 17th पोजीशन पे आ गया है। इन सब के बीच अदानी एंटरप्राइजेस का 20,000 करोड़ रुपीस का एफपीओ एचएनआईज और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की मदद से फुल्ली सब्सक्राइब तो हो गया था, लेकिन अदानी एंटरप्राइजेस का स्टॉक एफपीओ प्राइजेस से कहीं ज्यादा डिस्काउंट पे ट्रेड हो रहा था, जिसके कारण अदानी ग्रुप ने डिसाइड किया कि वो इस एफपीओ के साथ आगे नहीं जाएंगे। आइए सुनते हैं गौतम अदानी का इन डेवलपमेंट्स के ऊपर क्या कहना है। After a fully subscribed FPO, yesterday's decision of his withdrawal would have surprised many. But considering the volatility of the market seen yesterday, our board strongly felt that it would not have been morally correct to proceed with the FPO. For me, the interest of my investor is paramount and everything is secondary. Hence, to insulate the investors from potential losses, we have withdrawn the FPO. This decision will not have any impact on our existing operations
as well as our future plans. We will continue to focus on timely executions and delivery of projects. The fundamentals of our company are very strong. Our balance sheet is healthy and assets robust. तो जैसा कि आपने देखा, कंपनी में चल रही इतनी मुश्किलें और मार्केट में चल रही इतनी वॉलेटिलिटी भी नहीं, एक तरह से डाउन ट्रेंड। यस, इतने चैलेंजेस के बाद भी अदानी एंटरप्राइज का एफपीओ फुल्ली सब्सक्राइब्ड ही हो गया था, लेकिन कंपनी के बोर्ड और गौतम अडानी फाइनली ये नतीजे पे पहुंचे कि वो सारे इन्वेस्टर्स के पैसे रिटर्न कर देंगे। गौतम अडानी ने यह भी कहा कि एफपीओ को रिकॉल करने के डिसीजन से उनके करंट ऑपरेशंस और फ्यूचर प्लान्स पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। कंपनी पूरी तरह से ये ट्राई करेगी कि वो अपने ऑर्डर्स और प्रोजेक्ट्स को ऑन टाइम एग्जीक्यूट कर पाएं। गौतम अडानी के अकॉर्डिंग उनकी कंपनी के स्ट्रॉन्ग कैश फ्लोज और बेहतरीन एसेट क्वालिटी कंपनी के फंडामेंटल्स को सपोर्ट कर रहे हैं। उनका कहना है कि कंपनी ने अब तक अपने सारे डेट ऑब्लिगेशंस को ऑन टाइम सर्विस किया है और आगे भी करते रहेंगे। और फाइनली उन्होंने कहा कि जब मार्केट में और कंपनी के शेयर प्राइस में एक स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी, तब कंपनी फिर से वो कैपिटल मार्केट से फंड्स रेज करने के बारे में सोचेंगे। थर्सडे शाम को खबर आई थी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि एनएससी ने 3 अदानी स्टॉक्स, अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी पोर्ट्स और अंबुजा सीमेंट्स को एडिशनल सर्वेलेंस मेजर यानी कि एएसएम फ्रेमवर्क में प्लेस कर दिया है, जिसके चलते उनकी ट्रेडिंग पे अब स्ट्रिंजेंट रूल्स अप्लाई किए जाएंगे, जैसे कि 100% मार्जिन रिक्वायरमेंट। इस न्यूज के चलते फ्राइडे मॉर्निंग के ट्रेडिंग सेशन में अदानी ग्रुप स्टॉक्स का फॉल इंटेंसिफाई हुआ था। तो आखिर इन स्टॉक्स के प्राइस में स्टेबिलिटी कब तक आएगी? वेल, जियोजेट फाइनेंशियल सर्विसेज के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर मिस्टर वीके विजय कुमार का मानना है कि मार्केट में चल रहा ये क्राइसिस जल्दी अपनी एंडिंग की ओर बढ़ रहा है। देखा जाए तो अदानी इंडिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट ऑपरेटर है और साथ ही वो इंडिया के लार्जेस्ट पोर्ट यानी कि मुंद्रा पोर्ट को भी कंट्रोल करता है। प्लस अंबुजा सीमेंट्स और एसीसी में मेजॉरिटी स्टेक होल्डर बनने के बाद आज वो इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट सीमेंट प्रोड्यूसर भी है। इसी तरह से सभी अदानी कंपनीज अपने रिस्पेक्टिव सेक्टर्स में लीडिंग पोजीशंस पे हैं। किसी को अगर एतराज था तो वो था अदानी ग्रुप कंपनीज की वैल्यूएशंस और डेट लेवल्स पे। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि हाल ही में हुए फॉल की वजह से आज कई अदानी स्टॉक्स की वैल्यूएशन फेयर वैल्यू टेरिटरी में आती हुई नजर आ रही है, जैसे कि अदानी पोर्ट्स और अंबुजा सीमेंट्स। चलिए सुनते हैं इस बारे में एलेक्सा कैपिटल के दीपन मेहता का क्या कहना है। I think the common thread here is that valuations at least are reasonable for both these companies. And Adani Port, especially given its position and the scope to increase its market share, because a lot of the ports which they have acquired and which they have built, there is scope to expand capacity there and increase the utilization levels. And these are high operating profit, operating leverage businesses. So, and considering that import-export business should improve, I think that investors looking at least Adani Port in a favorable light because mostly its valuations are cheap. When it comes to Ambuja, I think some amount of nervousness has been addressed when they said that none of the stock of ACC or Ambuja has been pledged. And with Ambuja, you also get the benefit of buying into ACC as well. And there's already the expectation that at some point in time both companies may be merged. And we understand these companies very well. I think Ambuja, ACC have been around for decades, even before Adani came into the picture. And there are easy comparables for this for these businesses. And now the way they have corrected, I think both the companies have reached attractive valuations. So if somebody has a positive view on cement, and mind you, we don't have a positive view on cement, but if somebody has a positive view on cement, then certainly these two companies are available at reasonably attractive valuations compared to, say, an Ultratech or, for that matter, Shree Cement. And then you can always expect these companies to expand rapidly their capacity, and that they've been lagging in capacity expansion prior to the change of ownership. But that may get changed going forward also. तो दीपन के अकॉर्डिंग अदानी पोर्ट्स का प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो अट्रैक्टिव जोन में है, स्पेशली जब हम पोर्ट्स बिजनेस में उनकी डोमिनेंट पोजीशन को कंसिडर करें। अदानी पोर्ट्स के फाइनेंशियल्स भी काफी रोबस्ट नजर आ रहे हैं। स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट्स और हेल्दी डेट सर्विसिंग रेशियोज अदानी पोर्ट्स को अपने बाकी ओवर वैल्यूड कजन्स के कंपैरिजन में फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे प्लेस करते हैं।
बात करें अगर अंबुजा सीमेंट्स की, तो कंपनी बाकी अदानी कंपनीज की तरह हाईली लेवरेज नहीं है। प्लस प्रोमोटर्स का इनमें से एज ऑन डेट एक भी शेयर प्लेज नहीं है। कंपनी की अर्निंग्स ग्रोथ भी स्ट्रॉन्ग फुटिंग पर है। देखने वाली बात यह है कि फ्राइडे सेकंड हाफ में अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी पोर्ट्स और अंबुजा सीमेंट के शेयर्स ने स्ट्रॉन्ग ट्रेंड रिवर्सल भी दिखाया था। हालांकि अदानी पावर, अदानी ट्रांसमिशन, अदानी टोटल गैस, अदानी विलमार और अदानी ग्रीन एनर्जी सभी लोअर सर्किट में ही लॉक्ड रहे। एक इशू ये भी है कि अदानी ग्रुप एफपीओ के पैसों से नए प्रोजेक्ट्स की फंडिंग और डेट रीपे करने वाला था, लेकिन अब उन्हें अपनी स्ट्रैटेजी को रीइवैल्यूएट करना होगा। ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट्स भी नेगेटिव है। आरबीआई ने बैंक से उनके अदानी ग्रुप में एक्सपोजर की डिटेल्स भी मांगी थी। इसके अलावा रिसेंटली ये रिपोर्ट्स भी आ रही हैं कि क्वांट म्यूचुअल फंड ने अदानी ग्रुप स्टॉक से एग्जिट कर लिया है, जो अगेन एक रीजन हो सकता है इन स्टॉक्स पे बने डाउनवर्ड प्रेशर का। एक और बात, अदानी ग्रुप के फाइनेंशियल्स पे एलिगेशंस उठने की वजह से उनके बॉन्ड्स क्रैश कर गए थे और बॉन्ड्स के प्राइसेस में इतनी वॉलेटिलिटी होने के चलते क्रेडिट स्विस और इवन सिटी ग्रुप के वेल्थ आर्म ने अदानी ग्रुप कंपनीज के बॉन्ड्स के लिए जीरो लेंडिंग वैल्यू अनाउंस कर दी। इसका मतलब ये है कि इन कंपनीज ने मार्जिन लोन्स के अगेंस्ट अदानी ग्रुप फर्म्स की सिक्योरिटीज, प्राइमरीली बॉन्ड्स को कोलेटरल की तरह एक्सेप्ट करना बंद कर दिया था। इसके चलते भी अदानी स्टॉक्स के शेयर्स में अगेन एक भारी सेल ऑफ हुआ था। इन सभी रीजंस की वजह से अदानी ग्रुप के लिए नए फंड्स रेज करना, चाहे वो बैंक से लोन्स के फॉर्म में हो या बॉन्ड्स के फॉर्म में, वो काफी डिफिकल्ट हो सकता है। ये तो बात हुई अदानी स्टॉक्स की, लेकिन इस पूरे अदानी हिंडनबर्ग सागा के कई सेकंड ऑर्डर इफेक्ट्स भी हैं जो आपको इग्नोर नहीं करने चाहिए। इस पूरे इवेंट के चलते एलआईसी, पब्लिक सेक्टर बैंक्स और म्यूचुअल फंड हाउसेस भी हाईलाइट हो रहे हैं, जिनका एक्सपोजर अदानी ग्रुप में है। कई सवाल उठ रहे हैं, चाहे वो इन्वेस्टर्स से हो या ऑपोजिशन पार्टी के पॉलिटिशियंस से। यस, ये मुद्दा ना सिर्फ फाइनेंशियल बल्कि पॉलिटिकल मोड भी ले चुका है। खैर, हम पॉलिटिकल बातों से दूर रहते हुए डेटा और फैक्ट्स पे फोकस करेंगे। Valuation of a company has got nothing to do with whether or not, on its ability to repay a loan. Its ability to repay a loan depends on the profits, on the cash flows, which the banks believe are sufficient. The valuations is what, the markets are looking at. It's not the cash flows, and the cash flows are looked after, by the banks. Yes. So there's a difference. First of all, I think I will only speak from the point of view of the banks, the financial institutions. I am not here to comment on the finances, good or bad, of any private sector company. Not my business. Not something is the government's business either. But just in terms of the banks and the financial institutions, I think the exposure to any one company is so small that to connect the fortunes of any one company with those of either LIC or nationalized banks is, I think, not very justified or rational. I think the total exposures are small, and yes, there are always companies that do well and companies that do badly. Institutions spread their investments across a big portfolio, and I think there is less than 1% concentration of any one company at this moment, which in the portfolios of any of these financial institutions. So I don't think that's a big enough concern. In fact, I don't think that is a reason for influencing the prices of public sector banks in the days to come. तो जैसा कि आपने देखा, इवन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का भी ये मानना है कि अगर बैंक्स या फिर इवन एलआईसी की भी बात करें तो उनके इन्वेस्टमेंट किसी एक पर्टिकुलर कंपनी में इतने सिग्निफिकेंट नहीं होते। हाँ, इन इन्वेस्टमेंट्स में कई कंपनीज होती हैं जो अच्छा परफॉर्म नहीं करती, और इसी के चलते ये बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अपने पोर्टफोलियो को काफी डाइवर्सिफाइड रखते हैं। और जैसा कि हमने पहले भी देखा, किसी कंपनी की वैल्यूएशन हमें ये नहीं दिखाती है कि वो कंपनी अपना डेट या फिर इंटरेस्ट के ऑब्लिगेशंस को रीपे कर पाएगी या नहीं। कंपनी की ये कैपेबिलिटीज कंपनी के कैश फ्लोज पे डिपेंड करती हैं और इसे सपोर्ट करते हैं कंपनी के एसेट्स और फंडामेंटल्स। इनफैक्ट हाल ही में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने भी अपने स्टेटमेंट में कहा है कि इंडिया का बैंकिंग सिस्टम इस टर्मोइल के बावजूद एक साउंड पोजीशन पे है। बात करें म्यूचुअल फंड्स की, तो अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज के अंदर जो मेनली जिन म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग है वो ज्यादातर फॉरेन फंड्स हैं। इनफैक्ट अगर आप देखते हैं तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का भी अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज में जो मेन एक्सपोजर है वो प्राइमरीली अंबुजा सीमेंट्स, एसीसी और अदानी पोर्ट्स में है। लेकिन इन सब के बीच क्या आपने एक इंटरेस्टिंग बात नोटिस की? एक तरफ जहां निफ्टी इस मार्केट में चल रहे ब्लड बाथ की वजह से मुश्किल से ग्रीन में क्लोजिंग दे पा रहा था, उसी समय कंपैरेटिवली सेंसेक्स ग्रीन में क्लोज हो रहा था। आखिर ऐसा क्यों?
इसका मेन रीजन है इन इंडिसेस का अदानी ग्रुप ऑफ कंपनीज से जुड़ा एक्सपोजर। अगर आप सेंसेक्स को देखें तो उसमें कोई भी अदानी स्टॉक नहीं है, लेकिन निफ्टी 50 इंडेक्स का अदानी एंटरप्राइजेस और अदानी पोर्ट्स में एक्सपोजर था, और ये दोनों ही स्टॉक्स लास्ट 1 वीक में काफी गिरे हैं। इसके अलावा निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स, जिसमें निफ्टी 50 के बाद इंडिया के नेक्स्ट टॉप 50 स्टॉक्स हैं, वो भी लास्ट 1 वीक में 6.22% डाउन थे। निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स में अदानी ग्रुप के 5 स्टॉक्स हैं, इंक्लूडिंग अदानी ग्रीन, अंबुजा सीमेंट्स और एसीसी लिमिटेड। लास्टली बैंक निफ्टी भी 1 वीक में 1.14% डाउन था, क्योंकि इन्वेस्टर्स इंडियन बैंक्स द्वारा अदानी ग्रुप कंपनीज को दिए गए लोन्स को लेकर काफी कंसर्न हैं। तो ये थी कहानी अब तक की। अगर आप हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पे एक डिटेल्ड एनालिसिस देखना चाहते हैं तो हमने ऑलरेडी इस पे एक डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको चेक कर सकते हैं। और उसके जवाब में अदानी का डिटेल्ड रिस्पॉन्स भी हमने हमारे चैनल पे कवर किया था, आप वो भी देख सकते हैं। फाइनली, क्या अदानी एंटरप्राइजेस और अदानी पोर्ट्स का आज ग्रीन में क्लोज होना अदानी स्टॉक्स की रिकवरी की ओर इशारा कर रहा है? आपको क्या लगता है? खैर, कुछ भी हो, इन 7 दिनों में अदानी स्टॉक्स ने अपने इन्वेस्टर्स की जितनी वेल्थ इरोड की थी, उसकी रिकवरी में तो अब शायद काफी टाइम लग सकता है। क्या आप इस भारी भरकम डिप में अदानी का कोई स्टॉक बाय कर रहे हैं? कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, और कमेंट्स में बताइए कि क्या आपके पास अदानी स्टॉक्स हैं। अगर हाँ, तो आपको लास्ट 2 दिनों में कितने लॉसेस हुए हैं। मार्केट, इकोनॉमी और बिजनेस से जुड़े ऐसे लेटेस्ट वीडियोस के लिए ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.